हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट पार्ट जो यूनिट 1 है ना, उसका ये है लास्ट पार्ट। आज के इस वीडियो के बाद यूनिट 1 हमारा पूरा सॉर्टेड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जंप करेंगे यूनिट 2 के ऊपर। ठीक है, तो चलो इसको पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं, पूरा अच्छे से एक एक चीज़ को पूरा आराम आराम से करेंगे। तुम बस ये करो, लेक्चर को ऑन करके कोई एक पेन और एक कॉपी उसको लेकर बैठ जाओ। अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, लेक्चर को ऑन करो, मैं सब कुछ बीट बाय बीट तुमको समझा दूंगा और याद भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या देखना है, सबसे पहले देखो इधर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो जो मेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में अभी फ़िलहाल के टाइम पे है। जो पुराने थे वो तो मैं बता दिया कि जब बुद्धिस्ट टाइम पे कौन कौन से थे, है ना। उसके बाद वैदिक टाइम पे कौन कौन से थे, ये सब मैं तुमको बता दिया हूँ। और उसका जो प्लेलिस्ट अगर तुमको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि इसके पुराने जो मतलब यूनिट जो 1 है ना, उसके जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो सब एक प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसको मैं दे दूँगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या वो बोल रहा है कि कौन कौन से टाइप की यूनिवर्सिटी है वो पहले हम पढ़ेंगे, है ना। जहाँ हायर एजुकेशन क्या होता है, पहली बात हायर एजुकेशन होता है, सबसे पहले एक बच्चा एडमिशन लेता है, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ता है, उसके बाद हो जाता है सेकेंडरी में, फिर हो जाता है हायर। हायर मतलब उसमें मेनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम देखें तो कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसको नोट डाउन करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, है ना। हाँ, बस हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो हम पहले देखेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर हम देखेंगे डीम टू बी यूनिवर्सिटी, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इतना पहले हमको कवर करना है ना। अब देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कौन से एग्ज़ाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है उसको बोला जाता है CUET। ठीक है, याद करो CUET का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। फिर से बोलो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हो गया। अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से जो CUET के थ्रू जो मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बोलो, जो कि मेजरली एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक हो गया DU, फिर JNU, फिर BHU, फिर MU। फिर से बोलो, DU, JNU, BHU, MU। अब एक एक करके हम देखते हैं। DU के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। DU क्या होता है, DU होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, नाम में ही लिखा है दिल्ली, तो दिल्ली में सिचुएटेड है। इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई होगी। फर्स्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये एस्टेब्लिश्ड होगा, D लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1922। ईयर जो होता है वो पूछे जाने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर तुम अभी टाइम है तो फिर याद कर लो ना, अगर तुमसे याद हो जा रहा है तो याद कर लो। DU कब हुआ था एस्टेब्लिश, 1922। इतना भी इम्पोर्टेंट ये डेट नहीं है वैसे। फिर आ गया JNU। अब JNU में अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म याद करो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है, 1969। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1969। कहाँ पर सिचुएटेड है ये, न्यू दिल्ली में। इसमें कौन सी पढ़ाई मेनली होता है, सोशल साइंस का और इंटरनेशनल स्टडीज़ का। ठीक है, तो हम अगर देखें तो DU में कौन सी पढ़ाई होती है, DU में होते हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। कहाँ पर है वो, दिल्ली में। JNU कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1969। DU एस्टेब्लिश हुआ 1922। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं BHU के बारे में। BHU का फुल फॉर्म क्या है, BHU का फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एस्टेब्लिशिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916। ठीक है, जो BHU एस्टेब्लिश हुआ था और कब एस्टेब्लिश हुआ, 1916। और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, किसका सबसे ज़्यादा मेजर रोल था इसमें, MMM। याद करो, MMM, मदन मोहन मालवीय। फिर से याद करो, मदन मोहन मालवीय।
और ये एक रेसिडेंशियल सिस्टम था, मतलब बच्चे इधर जो यूनिवर्सिटी में ही रहते थे, उसके लिए रहने के लिए पूरा व्यवस्था था। ठीक है, अब हम देखेंगे AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU जो इस्टेब्लिशिंग ईयर था वो 1920, देखो 4 साल बाद ही हुआ था। BHU जब हुआ 1916 में, उसके 4 साल बाद क्या आया, AMU। और अगर देखें तो इनमें सबसे पुराना क्या दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे, फिलहाल दिख रहा है देखो BHU ही दिख रहा है ना। BHU के बाद अगर हम देखें तो फिर AMU दिख रहा है, फिर DU, फिर JNU, यही दिख रहा है ना। ठीक है, तो AMU का फुल फॉर्म क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। BHU एस्टेब्लिश हुआ था 1916, किसने किया था, मदन मोहन मालवीय। फिर AMU किसने एस्टेब्लिश किया था, AMU का फाउंडर कौन थे, एस्टेब्लिश नहीं, उनको फाउंडर बोला जाएगा, सर सैयद अहमद। ठीक है, क्या बोला जाएगा, सर सैयद अहमद खान, याद कर लो ये, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब कौन सा ईयर, 1920, बढ़िया, इम्पोर्टेंट था ये, याद हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ये सब हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या कवर करना है, उससे पहले हमको कवर करना है, ऊपर जाकर हम कर लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। बस ये सुन लो एक बार, मतलब जो यूनिवर्सिटी होते हैं ना, मुंबई के, कलकत्ता, और जैसे हो गए मद्रास, और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जहाँ पर NCT जो होता है ना, उसका एडमिशन भी होता है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, ITEP के कोर्सेज में। फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जिसको कि स्टेटस कौन देता है, फिर से तुमको याद दिला देता हूँ, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ को स्टेटस कौन देता है, UGC। और इसका जो मतलब सिलेबस और कोर्सेस रहेगा, उसका खुद का ऑटोनॉमी होता है उसके ऊपर, मतलब वो खुद ही बनाएगा अपना सिलेबस। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के पास इतना अपना ऑटोनॉमी है कि वो अपना खुद सिलेबस डिज़ाइन करेगा और कोर्सेज डिज़ाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि बिट्स पिलानी जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में मेनली फेमस है, TIFR जो कि रिसर्च में फेमस है, उसका फुल फॉर्म याद करो TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फिर IISc तो बहुत फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके बारे में सभी को मैक्सिमम पता होता है ना, ये इस रिसर्च में फेमस है IISc, ये बेंगलोर में मेनली बेंगलोर में सिचुएटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अप्रूव कौन करता है, UGC अप्रूव करता है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में प्रेजेंट है, उनके बारे में फ़िलहाल अगर वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अब फिर हम क्या देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। देखो आगे जाने से पहले रिकैप, हमने क्या देखा, जो टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में पहले होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़, फिर आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसमें किसका कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, कौन कौन से मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है, मेनली होता है DU, JNU, उसके बाद AMU और BHU। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें एडमिशन किस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT के थ्रू। सबसे पहले हमको किसको देखना है, सबसे पहले याद करने की कोशिश करो एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे, चलो हम स्टार्टिंग करते हैं जो सबसे पुराना है BHU से। अब BHU का फुल फॉर्म क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिचुएटेड कहाँ पर है, वाराणसी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे वो कौन से ईयर में उसको एस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया था, और किसने फाउंड किया था, फाउंड किए थे मदन मोहन मालवीय, MQ बोल सकते हो। ठीक है, और कौन सा ईयर था, 1916, बढ़िया बात है। उसके बाद ये रेसिडेंशियल सिस्टम था, बच्चे इधर यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट कहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है अलीगढ़ में। और कौन से ईयर, 1920, 4 साल बाद बस BHU के मतलब हम एस्टेब्लिशमेंट के बाद। नेक्स्ट इसको फाउंड कौन किए थे, फाउंडर कौन है इसके, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद अगर हम देखें तो आता है DU आता है 1922। ठीक है, 1922 बस 2 साल बाद आता है, मतलब AMU के फाउंड होने के बाद। अब अगर हम देखें तो DU में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें पढ़ाई कौन सा होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, है ना, इसी की पढ़ाई होती थी। अब उसके बाद लिखा, उसमें इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं है। JNU का फुल फॉर्म याद करो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ईयर याद करो 1969। और फिर ये को कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है।
और सोशल साइंस और इंटरनेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई होती है JNU में, सोशल साइंस इंटरनेशनल स्टडीज़, और DU में आर्ट्स साइंस कॉमर्स। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया एकदम सॉर्टेड आउट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें सबसे पहले आएगा क्या? सबसे पहले आएगा IIT, फिर IIM, एम्स और NITs। फिर से कहता हूँ, IIT, IIM, एम्स और NITs। अब देखो बात ऐसा है कि इसको डिक्लेयर किसने किया था? ये जो जितने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको डिक्लेयर किया गया था पार्लियामेंट ने इसे डिक्लेयर किया था। जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, है ना, IIT, IIM, फिर एम्स, NITs, ये सब, इन सब के बारे में अनाउंस किया गया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे IIT, एक एक करके देखते पूरा, है ना। अगर हम देखें तो IIT जो है ये इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। इंजीनियरिंग और रिसर्च, टेक्नोलॉजी, है ना, यही सब चीज़ों की पढ़ाई होती है उसमें। IIT का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा IIT सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था? IIT KGP, IIT खड़गपुर। टोटल कितने IITs है? 23। कितने IITs है टोटल? 23। कौन से एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें एडमिशन होता है? JEE एडवांस के थ्रू। जॉइंट, इसका फुल फॉर्म याद कर लो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड। ठीक है। अब इसमें कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बाद में बच्चों को रिसर्च में जिसको इंटरेस्ट होता है वो चला जाता है, इसी के थ्रू ये रिसर्च का बेसिस डेवलप कर देता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो IIT एस्टेब्लिश हुआ था ना, वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, 1961, ये 61 है ना, 1961 जो एक्ट था ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके बदौलत ये एस्टेब्लिश हुआ था। इतना ही याद करना था। तो फिर से हम बोलते हैं, IIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला IIT खड़गपुर। टोटल IIT 23, है ना। पढ़ाई कौन सी होगी? टेक्नोलॉजी, और उसके बाद इंजीनियरिंग और रिसर्च के रिलेटेड। एग्ज़ाम कौन सा हमको देना पड़ेगा? JEE एडवांस। JEE का फुल फॉर्म क्या है? JEE का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट अब देखते हैं। ये एक्ट का ईयर याद करना, 1961 सॉरी। फिर हम देखेंगे IIM, इसके बारे में देखते हैं। IIM जो होता है ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर IIM है ना, ये जो IIM है, ये इसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। फुल फॉर्म याद करो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बढ़िया। इसके रिलेटेड बस थोड़ा कुछ पॉइंट्स है, इधर हम याद कर लेते हैं। जो मेजर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। लेकिन सबसे पहला वाला कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, देखो बंगाल में ही KGP है ना। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल में है KGP, IIT खड़गपुर। तो उसी में ही सबसे पहले आया था ना, IIT KGP सबसे फर्स्ट आया था IIT में। तो IIM में भी सबसे पहला वेस्ट बंगाल का ही है। कौन सा है वेस्ट बंगाल का? वो है IIM कलकत्ता, 1961 में आया था। अब 1961 से तुमको क्या याद आया? 1961 से तुमको कौन सा चीज़ याद आया? अभी बोला था, हाँ, जो टेक्नोलॉजी एक्ट था ना, जिसके तो मतलब बदौलत आया था IIT, वो 1961 में आया था। तो IIM कलकत्ता कब एस्टेब्लिश हुआ? 1961। बढ़िया। टोटल कितने IIM है? पहले IIT कितने बताओ? 23। IIM कितने हैं? 21। बढ़िया। अब देखेंगे इसमें कौन से एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है? कैट के थ्रू। कैट का फुल फॉर्म क्या है? कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या है उसका फुल फॉर्म? कॉमन एडमिशन टेस्ट। यहाँ पर लिखा है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, बढ़िया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कौन सी पढ़ाई होती है? मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। और कौन सा है? हाँ, अहमदाबाद का जो IIM है वो भी 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन कुछ दिनों का फ़र्क था IIM कलकत्ता एस्टेब्लिश और IIM अहमदाबाद एस्टेब्लिश में। लेकिन सबसे पॉपुलर वाला जो है वो है IIM बेंगलोर। बढ़िया। अब हम कौन सा देखेंगे? अब हम देखेंगे एम्स के बारे में। देखो एम्स के बारे में क्या लिखा है? एम्स में मेडिकल की पढ़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। कौन से एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है? पहले इसका फुल फॉर्म याद करो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, क्या है फिर से बताओ? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बढ़िया। तो कौन से एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा? NEET, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इधर कम लिखना है, CUM एलोंग विथ। कम मतलब क्या है? एलोंग विथ।
अच्छे से लिखेंगे थोड़ा सा। चलो लिखते हैं, कलर चेंज कर लूँ। CUM, ये वाला नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसकी पढ़ाई होगी, मतलब उससे एडमिशन होगा, उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई होगी। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट जो मतलब एस्टेब्लिश हुआ था ना जो एम्स, उसका नाम है एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। और कौन से ईयर में? 1956। कौन सा ईयर? 1956। अब हम फिर से इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो IIM में क्या याद रखना है, टोटल कितने IIM है? 21 है। फिर जो IIM कलकत्ता है वो सबसे पहले आया था, कौन से ईयर में आया था? 1961। उसके जस्ट बाद क्या आया था कुछ महीने के बाद? वो 1961 में ही IIM अहमदाबाद। बढ़िया। अब सबसे फेमस वाला लेकिन कौन सा है? अभी फ़िलहाल वो फेमस हो गया, IIM बेंगलोर। हाँ। पढ़ाई कौन सा होगा? मैनेजमेंट की पढ़ाई। कौन से एग्ज़ाम के थ्रू उसमें एडमिशन लेंगे? कैट के थ्रू। कैट का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एडमिशन टेस्ट। बहुत बढ़िया। फिर एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैं लिखा नहीं हूँ शायद, तुम लिख लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बहुत बढ़िया। कौन से एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। पहला जो एम्स है वो है एम्स न्यू दिल्ली। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956। अब हमारा अंतिम बचता है जिसे हम बोला जाएगा NIT। NIT के बारे में पढ़ते हैं। चलो, ये है NIT में कौन सी पढ़ाई होगी? NIT का फुल फॉर्म क्या है पहले बताओ? NIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये ऐसा होता है ना, IIT के जस्ट नीचे आता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जस्ट नीचे आता है। पहले ये रीजनल था, इसको क्या बोला जाता है? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसको बोला जाता है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले बोला जाता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। टोटल कितने हैं फ़िलहाल? 31। और सबसे पहला जो NIT कब आया था? 2002 में, ठीक है, 2002। इसमें कौन से एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा? JEE मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ फेमस NIT का नाम बोल सकते हो? कुछ फेमस, सबसे फेमस वाले जैसे ये NIT ट्रिची हो गया, वो एडमिशन कर लेता है ITEP का वैसे। और NIT कौन सा? NIT राउरकेला, NIT वारंगल है ना, यही सब फेमस है। आप तुम्हारा NIT उनको जैसे अगर तुमको समराइज़ करना है तो टोटल 31 NITs है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी पढ़ाई होती है इसमें? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के रिलेटेड। और 2002 में ये शुरुआत हुआ था NIT का। NIT पहले कैसे शुरुआत हुआ था? REC के थ्रू, मतलब सॉरी, ये थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। REC बहुत पहले से है, लेकिन REC कब कन्वर्ट हुआ NIT में? 2002। सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा गलत हुआ बस, कि पहले आया था क्या? REC, फिर उसका नाम चेंज किया गया, उसको क्या कर दिया गया? NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन से ईयर में? 2002 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है ना। बढ़िया। एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा? JEE मेन का। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हमारे 3 टॉपिक्स बचे हैं। एक है रेगुलेटरी बॉडीज़, दूसरा है एजुकेशनल कमीशन और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ठीक है। तो एक एक करके हम कवर करेंगे, एकदम आराम से, तुम बस देखते जाओ, चीज़ें कवर होते जाएगी। अगर हम देखें रेगुलेटरी बॉडीज़ को, इसमें क्या आता है? UGC, फिर AICTE और NCTE, NAC और NTA। फिर से बोलो, UGC, फिर AICTE, NAC और देन आता है NCTE और NTA। देखो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, इसके बारे में, जैसे कि हो गया NTA के बारे में सुने होंगे, UGC के बारे में सुने होंगे, NCTE के बारे में सुनोगे क्योंकि तुम एजुकेशन में ही जाने वाले हो, तो तुमको सुनना भी चाहिए वैसे। और NAC के बारे में भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, लेकिन AICTE के बारे में बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। अब देखो UGC के बारे में पहले बताऊंगा। UGC के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। UGC के बारे में एक चीज़ देखो, UGC का फुल फॉर्म, UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर ईयर भी याद कर लो, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है UGC का, चांसेस होता है पूछेगा। ईयर होता है 1956, ठीक है, 1956 इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म याद करो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले भी बोला, फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखना।
और कौन से कमीशन के थ्रू आया था? एजुकेशनल कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन जो आया था ना, जो इस साइड पर लिखा गया है, देखो राधाकृष्णन कमीशन, तो उसी के बदौलत इसको लाया गया था। अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ? लेकिन उस टाइम पे तो नहीं हो पाया जब जिस टाइम पे राधाकृष्णन कमीशन आया था, लेकिन ये एस्टैब्लिश हुआ उसके कुछ साल बाद 1956 में। तो इसका मेजर काम क्या होता है? जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ये स्टेटस प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स प्रोवाइड करता है, एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। याद करो, फंड्स प्रोवाइड करेगा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, उसी के साथ साथ करिकुलम डिजाइन करेगा। फिर से बोलता हूँ, फंड्स, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मेंटेन करेगा और नेक्स्ट है ये करिकुलम को डिजाइन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे AICTE। AICTE क्या होता है? AICTE का फुल फॉर्म पहले याद करो, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE, इसमें टेक्निकल वर्ड आया है, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड, है ना, या फिर टेक्निकल कोर्सेज जितने हैं और इंजीनियरिंग कोर्सेज है, फार्मेसी के कोर्सेज है, उसमें उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उसको जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसको कौन ग्रांट करेगा? उसको भी तो ग्रांट करने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन को ग्रांट करने के लिए कौन है? जैसे डिग्री कोर्सेज है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्सेज चल रहा है तो उसको ग्रांट करने के लिए UGC है। लेकिन टेक्निकल कोर्सेज चल रहा है, मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहा है ना, तो और जैसे फार्मेसी के कोर्सेज चल रहे हैं उसको ग्रांट करेगा कौन? AICTE। ठीक है, ये बढ़िया हो गया। और AICTE का ईयर याद कर सकते हो, कर लो, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला याद जरूर कर लेना, 1956। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका काम क्या था। ग्रांट करेगा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के कोर्सेस। ठीक है, फिर NCTE। देखो, तुम टीचर बनने वाले हो तो तुम्हारे एजुकेशन के लिए कौन ज़्यादा सोचता है? NCTE सोचता है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑफ नहीं होगा, इसको लिख लो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नॉट ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा। ठीक है, अभी इसका काम है जैसे B.Ed, बैचलर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन, M.Ed, और जो ITEP तुम करने वाले हो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, इन सब कोर्सेज को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, उसके स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है, ताकि टीचर जो है ना, जो टीचर एजुकेशन है, टीचर को एजुकेट करे ताकि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। पहले तो टीचर को अच्छे से एजुकेट करो, तभी तो बच्चे को ढंग से पढ़ा सकेगा ना, वही बात है। तो उनका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ जो टीचर एजुकेशन है उसको मेंटेन करता है। तो अब देखो क्या बताना चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन में है, जैसे कोई UG कर रहा है, PG कर रहा है कोई यूनिवर्सिटी में, तो वो उसको ग्रांट कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज़ को वो ग्रांट करेगा UGC, उसका वो काम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। बाकी जैसे कोई टेक्निकल कोर्सेज कर रहा है, मैनेजमेंट के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, फार्मेसी का कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको कौन ग्रांट करेगा? AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ड है मेंशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और NCT का अगर तुमको मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर याद करना है वो है 1993। अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक बार देख लो 1993 कौन सा ईयर है? 1993। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे NAC के बारे में, NAAC। इसका फुल फॉर्म थोड़ा देख लो, फुल फॉर्म ही इसका इंपॉर्टेंट है वैसे। फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, NAC है इसका फुल फॉर्म। इसका काम क्या है? देखो, जैसे हम कहते हैं ना 5 स्टार रेटिंग देते हैं, कोई रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी काम वही उसी तरह से, ये बस रेटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ RI भोपाल में, तो इसको ये कैसा रेटिंग दिया है पता है? A++ का, बहुत तगड़ा वाला एकदम A++।
ठीक है। और जैसे RI अजमेर है, उसको भी इसने रैंकिंग अच्छा दिया है। क्या दिया है उसने? A दिया है, NAC A, ठीक है। और A या फिर A+ दिया है पर्टिकुलरली, वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा रैंकिंग है उसका भी। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, IITs वगैरह है, उनको भी ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है। कौन? NASC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम है ये ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा इंस्टीट्यूशन को। ये A++ B ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका काम है ये क्या करेगा? ग्रेडिंग प्रोवाइड करेगा। NAC का काम है, फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। बहुत बढ़िया। अब देखो उसके बाद इसका ईयर याद कर लो, कौन से ईयर में ये आया था? 1994, ये इंपॉर्टेंट है। ये है 1994, ये है 1993। जो NCT है वो है 1993, और अगर हम देखें जो NAC है ना वो है 1994। लेकिन NTA कब आया? 2017। तो 2017 को ये आया था NTA। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक पॉइंट देखो, जो NAC है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। NAC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो NAC में क्या इंपॉर्टेंट है? उसका फुल फॉर्म। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन सी ईयर में। उस काम क्या है? काम क्या है? ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन को। ईयर कौन सा है? 1994, और उसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। NTA का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे कि कोई CUT का एग्ज़ाम हो गया है, NCT का एग्ज़ाम हो गया है, JEE का, नीट का एग्ज़ाम, ये सब कंडक्ट कौन करेगा? NTA करेगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। बढ़िया। तो अब हम देखते हैं, देखो मेनली इसके बारे में देखेंगे, कमीशन के बारे में। देखो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। पार्ट 3 में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तुम जाके उधर पूरा डिटेल में पढ़ो। अगर पढ़ना है तुमको डिटेल में तो वहाँ से पढ़ सकते हो। बाय द वे यहाँ से भी काम बन जाएगा। काम क्या है? राधाकृष्णन कमीशन सबसे पहले आया था। राधाकृष्णन कमीशन आया था, जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो कमीशन था ना, वो था राधाकृष्णन कमीशन, एजुकेशनल कमीशन। इसमें किसके बारे में बताएगा? मैंने बताया ना अभी, UGC, तो वो इसी के बदौलत आया था राधाकृष्णन कमीशन। यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा पढ़ाई होती है? हायर एजुकेशन। तो इसके जो मतलब मेजर जो प्रोविज़न थे, ये जो बताना चाहता है कि हाँ जो हायर एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन का दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, UEC। फिर मुदालियर कमीशन, उसका थोड़ा सा नीचे लेवल का, मतलब सेकेंडरी उसके ऊपर का यूनिवर्सिटी आता है ना। सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चा कहाँ जाता है? यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। तो मुदालियर कमीशन आया कितने ईयर में? 1952 से 53। उसी तरह से जो राधाकृष्णन कमीशन था वो था 1948 से 49, लेकिन मुदालियर कमीशन था 1952 से 53, ठीक। अब मुदालियर कमीशन का और एक नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, उसके लिए आया था मुदालियर कमीशन। देन आया था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कौन से ईयर में आया? 1964 में। कब तक चला ये? 1966 तक। 1966 तक चला, ठीक है। देन कोठारी कमीशन के बाद आया NP, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1968। अब इसको याद कैसे करना है? देखो NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये कब आया? 1968 में आया। फिर जो 68 को थोड़ा पलट दो, है ना, 68 को पलट दोगे तो क्या होगा? 86। NPE फिर आया 1986। अब NPE 86 को जो उसको फिर ट्राई किया गया कि थोड़ा उसमें सुधार लाया जाए, लेकिन फाइनली जो अभी फ़िलहाल आया है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि इसी को पूरी तरीके से एकदम सुधार कर दिया है, ठीक है। NPE 86 को, 1986 को। इतना ही तुमको याद करना था। थोड़ा देख लो इसके ईयर वगैरह और क्या क्या बोला जाता है। जैसे राधाकृष्णन कमीशन को बोला जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन को बोला जाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, है ना। और कोठारी कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेना। कोठारी कमीशन के ईयर बस याद कर लो, 1964 से 66। देन उसके बाद आया क्या? NPE 1968, फिर NPE 1986। अब जो 86 में आया उसको पूरी तरीके से इम्प्रोवाइज़ किसने किया? NEP 2020। बढ़िया। अब देखो ये बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के राइट्स के रिलेटेड, ड्यूटीज़ के रिलेटेड क्या लिखा गया है, देखते हैं चलो। अब इसमें लिखा गया है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो क्या बताता है? जैसे कोई बच्चा है ना 6 से 14 साल का, ध्यान से सुना आराम से, कोई बच्चा है 6 से 14 साल का तो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर से बताता हूँ, कोई बच्चा है अगर 6 से 14 साल को, तो आर्टिकल 21A, ये याद करना। आर्टिकल 21 सिर्फ नहीं, आर्टिकल 21A ये बोलता है अगर कोई बच्चा है 6 से 14 साल का, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट है, ये
किसके बदौलत आया था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना 2002 में, वो कौन कितने नंबर वाला? 86। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ, उसके बदौलत आया था आर्टिकल 21A, जिसमें ये बताया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बताता है? आर्टिकल 45 बोलता है जो स्टेट का ड्यूटी, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी वो बोलना चाह रहा है जो स्टेट का जो काम है ना, क्या काम है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो बच्चा आंगनवाड़ी में जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन उसको प्रोवाइड करो और उसके प्रॉपर केयर लो उसका, है ना, उसके एजुकेशन का आप ध्यान रखो, उसको केयर लो, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 45। आर्टिकल 21 है किसके बारे में बताया? जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और ये मतलब किसके बदौलत आया था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ना 86 2002 में, उसके बदौलत आया था। नेक्स्ट हमने किसको पढ़ा? आर्टिकल 45 को। आर्टिकल 45 में क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 45 बता रहा है कि जो बच्चा है ना, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में है, उसका प्रॉपर चाइल्डहुड केयर होना चाहिए और उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कितने से कितने? 0 से लेकर 6 ईयर तक। काम किसका ये है? DPSP मतलब बोल रहा है स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट का काम है ये, मेनली स्टेट इसको पूरी तरीके से मेंटेन करेगा, ठीक है। फिर आ रहा है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में किसके बारे में बताया गया है? एजुकेशन। किसको एजुकेशन देना चाहिए? SC ST और वीकेड सेक्शन, ठीक है। SC ST और वीकेड सेक्शन के एजुकेशन के बारे में बताया गया है। किस में? आर्टिकल 46 में। एजुकेशन टू SC ST और वीकेड सेक्शन। अब देखो मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो इसमें आर्टिकल 21A में क्या बताया गया? अगर 6 से 14 साल का बच्चा है कोई, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो, ठीक है। बस इतना ज़्यादा याद रखना है, बस ये थोड़ा देख लो। 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में। नेक्स्ट आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 किसके बारे में बता रहा है? आर्टिकल 45 बोल रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो कोई बच्चा है ना 0 से लेकर 6 ईयर तक, तो उसका प्रॉपर चाइल्डहुड में केयर होना चाहिए और उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर मतलब किया जाना चाहिए उस दौरान। ये किसका काम है? स्टेट का काम है। वैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्रॉपरली ध्यान रखा गया है इसमें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। 46 क्या बोलता है? जैसे 45 हो गया, उसके बाद आया 46। 46 में बोला गया एजुकेशन किसको प्रॉपर मतलब मिलना चाहिए, जैसे भी करके किसको मिलना चाहिए, मतलब पूरा कोशिश किया गया कि SC ST जैसे, मतलब बोलते हैं ना कि जितना कोशिश कर लो लेकिन इनको वो एजुकेशन मिलना चाहिए, मतलब चाहिए किसको? SC ST और वीकेड सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकेड सेक्शन तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्टेप था। फिर उसके बाद आर्टिकल 350A, इसमें बोला गया जो प्राइमरी लेवल होता है ना, उसमें क्या बोलना चाहिए? मदर टंग बोलना चाहिए। प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में मदर टंग ही चलना चाहिए वैसे, है ना। मदर टंग अगर मतलब यूज किया जाए तो बेटर है। आर्टिकल 350A में बोला गया ये। आर्टिकल 350A में क्या बोला गया? मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। फिर आर्टिकल 51A में क्या बोला गया? आर्टिकल 51A बोल रहा है ड्यूटी। देखो अभी राइट्स के बारे में ज़्यादातर बातें हो रही थी, लेकिन अभी क्या बात आई कि ड्यूटी के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, हमने बोला कि हाँ उनको उनका राइट्स हो जाएंगे, लेकिन उनको कौन लेकर जाएगा? उनके पेरेंट्स लेकर जाएंगे ना, तो उनका ड्यूटी है। ड्यूटी और पेरेंट्स मतलब बच्चों के एजुकेशन के लिए ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा ड्यूटी होता है। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स का ड्यूटी है उनको एजुकेशन प्रोवाइड किए, ठीक है। ये आर्टिकल 51A में लिखा गया है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हमने किसको देखा? आर्टिकल 21A। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 45 में क्या बताया गया? 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताया गया, प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना। आर्टिकल 46 में SC ST वीकेड सेक्शन का एजुकेशन। फिर आर्टिकल 350A में क्या बताया गया? मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A क्या बोला कि जो ये ड्यूटी के बारे में बता रहा है, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना किसका ड्यूटी है? उसके पेरेंट्स का ड्यूटी है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, कुछ देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 29 बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये याद हो तो बढ़िया, वैसे कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। बाकी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 30 ये बता रहा है जो माइनॉरिटी होते हैं ना, माइनॉरिटी, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करने का उनका राइट्स रहना चाहिए
वो खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें खुद मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेट भी करेंगे या मैनेज करेंगे, खुद के हिसाब से मैनेज करेंगे, है ना। ऐसा मतलब प्रॉपर चीज़ों को देखते हुए जो लीगल तरीके से मैनेज करेंगे और एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। मतलब माइनॉरिटी के एजुकेशन के बारे में प्रॉपरली बताया गया आर्टिकल 30 में, है ना। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के बारे में बताया गया एजुकेशन। उसी तरह से आर्टिकल जो 46 है उसमें SC ST और वीकर सेक्शन का एजुकेशन के बारे में। तो ये था तुम्हारा पूरा डिटेल में ये वाला यूनिट तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। कैसा लगा ये वीडियो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। और नेक्स्ट यूनिट हम जल्दी लाएंगे। अगर तुम्हारा फीडबैक रहा अच्छा तो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है।